नमस्ते बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हमारा ये लूसेंट का लेक्चर सीरीज नंबर 6 है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लूसेंट बाय सक्सेस साइंस ऑब्जेक्टिव सीरीज मेरा अभी चल रहा है लेक्चर 6 में। इससे पहले हमने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल का प्ले लिस्ट है लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। सो बेटा आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ था। तो देखो हमने पीछे कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ था, लेक्चर 5 में मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। हिंद महासागर का वर्णन करने वाली पुस्तक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जो कि इसका लेखक अज्ञात है। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कुछ और नया, जिससे और उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी बच्चे नए आए हैं वो सबसे पहले ये जान ले कि यहाँ पे मतलब हमारे चैनल पर प्रोवाइड क्या कराया जाता है। जो आपका लूसेंट का बुक है, ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जो लूसेंट का बुक है वो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्टिव से हम बस ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं खुद से पढ़ के। ठीक है, वैसे बच्चों को आसानी होती है ऑब्जेक्टिव याद करने में, क्योंकि आपका एग्जाम में क्या आने वाला है? ऑब्जेक्टिव आने वाला है, न कि सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराता हूँ तुम लोग को लूसेंट के माध्यम से। और मैं आपसे ये मतलब आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप वहाँ पे नोट्स प्रॉपर बना के उसको याद कर रहे होंगे। एक दिन टेस्ट भी लेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पर टेस्ट सीरीज भी चलेगा, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वेलकम उनका है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? अभिलेखों का अध्ययन का क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? ध्यान देना, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। बेटा एकदम मन लगा के पढ़ो, ठीक है, एकदम मन से पढ़ना, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। ठीक है, एकदम नोट्स बनाते चलना। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि टोटल लूसेंट का ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे लाऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक लाऊंगा यहाँ पे, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, जितना हो सके पहले खुद से सब्जेक्टिव पढ़ो, उसके बाद मेरा ये वीडियो को ऑब्जेक्टिव देख लो, सब समझ में आएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा बेटा? तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है बताओ? तो सबसे प्राचीन अभिलेख तुम्हारा है मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व। इसमें वैदिक देवता मित्र, इंद्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बोल रहा है सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मध्य, टोटल इसको याद रखना। ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म, मध्य एशिया के बोगज कोई, यही है सबसे प्राचीन अभिलेख, बोगज कोई। ठीक, बोगज कोई नामक स्थान से, यही तुम्हारा सबसे प्राचीन अभिलेख। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन क्या है प्रश्न, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? तो ये याद रखना मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से ये लिया गया सबसे प्राचीन अभिलेख है। और इसमें इंपोर्टेंट कुछ की याद कर लो। तो ये अभिलेख जो है 1400 ईस्वी पुराना है। ठीक है, 1400 ईस्वी पुराना है। इसमें वैदिक देवता, ठीक है, इस अभिलेख में किसका उल्लेख है? 4 देवता का उल्लेख है। ठीक है, वैदिक देवता का उल्लेख है 4। तो पहले कौन कौन सा है? तो मित्र, इंद्र, वरुण। हम यहाँ पे जो वहाँ पे टाइपिंग करता है, जो प्रश्न बनाता है, उसको यहाँ पे हम दिए थे, लेकिन पता नहीं ये टाइप क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनाना तुम लोग, यहाँ पे ध्यान देना कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख है उसमें किन किन देवता का उल्लेख है, ऐसे प्रश्न रखना। उसका आंसर रखना मित्र, इंद्र, वरुण, नासत्य। ठीक है बेटा, और सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? तो मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लिया गया है। कौन सा अभिलेख है? बोगज कोई। कौन सा अभिलेख है? बोगज कोई। ठीक है, चलो उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ से बनाना। 1400 ईस्वी पुराना है ये, और उसके बाद ये वाला जरूर बनाना, इंपॉर्टेंट है ये, कि सबसे प्राचीन अभिलेख में किस किस देवता का उल्लेख है। तो मित्र का है, इंद्र का है, वरुण, नासत्य। चलो याद रहेगा। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना यवनों ने किया था। किसने किया था? यवनों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने किया था? यवनों ने। ठीक है, प्रश्न के साथ साथ तुम आंसर भी याद करते चलो, और आंसर के साथ साथ प्रश्न भी याद करते चलो। ठीक है, प्रश्न को भी याद करते चलो और आंसर को भी याद करो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है उत्तर देख के तुमसे प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है,
यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। तुमको एग्जाम में हूबहू ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसे, क्या क्या गारंटी कि तुमको ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुमको कैसे क्वेश्चन घुमा के दे देगा, यवनों ने, ठीक है, किस पर लेख लिखने का कार्य किया था, और चारों ऑप्शन वहां पे दे देगा, सिक्का, पत्ता, लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो तुम सिक्का में न मारोगे, तो जब तुमको प्रश्न याद रहेगा तभी तो आंसर कर पाओगे तुम। तो दोनों इंपोर्टेंट है यहाँ पे, प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, उत्तर भी इंपोर्टेंट है, रटना नहीं, समझना सिर्फ। आगे देखो, एरिक मेडू, ठीक है, ये कहाँ है, पुडुचेरी में, ठीक है। एरिक मेडू, पुडुचेरी के निकट कौन से सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो याद रखना, एरिक मेडू जो पुडुचेरी के निकट है वहां पे रोमन सिक्के मिले हैं। कौन सा सिक्के मिले हैं, रोमन सिक्का मिला है, ठीक है। आगे देखो, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को क्या कहते हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, VVI है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यहाँ पे ये क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, जो अभी एग्जाम पेपर लीक हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन था, और भी तुम्हारा CGL में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखना, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को क्या कहते हैं बेटा, एकदम एकदम याद रखना इसको। तो याद रखना, नागर शैली बोलते हैं इसको, नागर शैली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से तुम्हारा, बहुत सारे एग्जामों में ये दोनों पूछ चुका है। उसके बाद देखो अगला है, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली को क्या कहते हैं। क्या है, दक्षिण भारत की मंदिरों की शैली को क्या कहते हैं। तो याद रखना, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। उत्तर भारत के मंदिरों को क्या कहते हैं, नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों को क्या कहते हैं, द्रविड़ शैली। याद रहेगा। चलो आगे देखो, भारत का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। क्या क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहले अभिलेख, लिखित अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है। तो याद रखना, सबसे पहले किस में मिलता है बेटा, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। अभी हम लोग हाथी गुम्फा के बारे में आगे पढ़ेंगे। हाथी गुम्फा, हाथी गुफा अभिलेख, गुफा नहीं गुम्फा, ठीक है, अभिलेख। आगे देखो क्या है, दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण, ध्यान से सुनना, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर, यहाँ पे नागर होगा, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इस शैली को क्या कहते हैं। ध्यान से प्रश्न समझो, दक्षिणापथ के जो मंदिर का निर्माण है उसमें नागर और द्रविड़ शैली, मतलब कि उत्तर और दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ा ना, उत्तर भारत मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल किया गया। तो उत्तर भारत का तुम्हारा यहाँ पे नागर शैली हो गया और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली, मतलब कि दोनों प्रकार के शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इस शैली को क्या कहते हैं। तो जब दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, नागर का भी पड़ा और द्रविड़ का भी पड़ा, तो इसको एक नया नाम निकल गया, कौन सा शैली, वेसर शैली, वेसर शैली। एकदम याद रखना बाबू इसको, वेसर शैली, ठीक है। आगे देखो, पंचायतन शब्द किससे संबंधित है। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, तो याद रखना, मंदिर रचना शैली से। किससे संबंधित है बेटा, मंदिर रचना शैली से। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, इसको याद करते चलना हमेशा, और जितना हो सके बुक को खुद से पढ़ो और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करो। आगे देखो, पंचायतन मंदिर के उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पंचायतन मंदिर के उदाहरण क्या क्या है। अच्छा एक चीज यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान सुनो, अभी थोड़ा देर के लिए बस वीडियो को देखो मत, सुनो। देखो, उत्तर भारत के मंदिरों की कला को नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है, ठीक है। दक्षिणापथ मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है, जैसा कि मैंने बताया। अब उसके आगे देखो, पंचायत शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, यही मैंने बताया ना, पंचायत शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। अब उसके बाद देखो, पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन कौन से बेटा, तो एकदम याद रखना इसको, कंदरिया महादेव मंदिर। क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर। उसके बाद क्या है, ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, ठीक है। उसके बाद क्या है, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। उसके बाद क्या है, लिंगराज मंदिर,
लिंगराज मंदिर। उसके बाद क्या है तुम्हारा दशावत मंदिर, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। उसके बाद क्या है बेटा आपका, उसके बाद है आपका गोंडेश्वर मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर। अच्छा ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है ये भी जान लो, ठीक है। ये मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है ये भी जान लो। तो याद रखना तुम्हारा कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है बेटा, तो याद रखना तुम लोग कंदरिया महादेव जो मंदिर है आपका, एक मिनट, खजुराहो में। कहाँ पे है, खजुराहो, खजुराहो में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर। याद रखना इसको भी, कौन मंदिर कहाँ है। उसके बाद आपका लक्ष्मण मंदिर कहाँ है बेटा, तो याद रखना लक्ष्मण मंदिर भी खजुराहो में ही है, खजुराहो। उसके बाद लिंगराज मंदिर, ये तो सबको पता होगा, लिंगराज मंदिर सबको पता है, ये तुम्हारा भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर। बहुत फेमस टेम्पल है। उसके बाद दशावतार मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। कहाँ पे, देवगढ़, देवगढ़ यूपी। गोंडेश्वर मंदिर आपका कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ये मुंबई में, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई में नहीं है लेकिन महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र। मेरे को भी याद नहीं है आप कहाँ पे, बस इतना पता है कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखो गलत जानकारी नहीं देंगे, इसका तुम लोग हमेशा मान लेना। हम यहाँ पे यूट्यूब पर व्यूअर और सब्सक्राइबर पाने नहीं आए हैं, आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ नया देके ही जाएंगे, चीज मान लेना। आगे देखो बेटा, ये तुम्हारा हो गया। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ तुम लोग को। पंचायतन मंदिर के उदाहरण क्या क्या है, ध्यान से समझना। पंचायतन मंदिर के उदाहरण क्या क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, खजुराहो में। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है, खजुराहो में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पूछ देगा लक्ष्मण मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पे है, 4 ऑप्शन दे देगा, भुवनेश्वर, खजुराहो, देवगढ़, महाराष्ट्र। तुमको पता रहेगा तब ना खजुराहो, तो वहां पे कहीं ना कहीं तुम एक एक पॉइंट को याद करते चलना, ठीक है। ये सब याद कर लेना, ठीक है। पंचायत मंदिर के उदाहरण और कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ पे है ये भी तुम लोग जान लेना। अच्छा एक चीज तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना, पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शैली से संबंधित है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है आगे, एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का मंदिर कहलाता है, ठीक है। पंचायतन शैली हम किसको कहेंगे, तो एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, ठीक है। कब कहलाता है, पंचायतन शैली कहलाता है कब, जब मुख्य मंदिर जो मेन मंदिर है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, इसलिए उसको हम पंचायतन मंदिर कहते हैं, याद रखना इसको भी। आगे देखो क्या बोल रहा है, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का लिखित। अच्छा अब हम लोग आ गए यहाँ पे, अब हम लोग आ गए हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग जानेंगे कुछ यहाँ पे मतलब इतिहास के बारे में, ठीक है। तो इतिहास को 3 स्रोतों में यहाँ पे बांटा गया है। कितने स्रोतों में बांटा गया है, 3 स्रोतों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से 3 स्रोत है ये भी देख लो। तो जो तुम्हारा 3 स्रोत है इसको याद रखना। सबसे पहले तुम्हारा है प्रागैतिहासिक, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक, उसके बाद है इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उस काल को क्या कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा काल ये पूछ रहा है, मतलब जिसमें कुछ नहीं मिला हो, मतलब जिस काल में कुछ न मिला हो, ऐसा इतिहास के बारे में ये पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा इतिहास है बेटा, तो याद रखना प्रागैतिहासिक काल। क्या है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, फिर से समझ जाओ क्वेश्चन, हमको पता है नहीं समझ में आया होगा। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त, मतलब उद्धृत को प्राप्त बोल सकते हो, प्राप्त नहीं किया, उस काल को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस काल में मनुष्य को कोई किसी प्रकार का अभिलेख न घटना, मतलब इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली लिखित रूप में,
उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, जिस काल में मनुष्य को लिखित विवरण तो मिला, ध्यान देना, जिस काल में मनुष्य को लिखित विवरण तो मिला, मतलब वो लिखा हुआ तो था, मतलब जो भी पुरातात्विक स्रोत मिला, जो भी इतिहास मिला, वो लिखा हुआ तो था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। तो बेटा जब, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ हम ही को पता है। ठीक है, और हम मतलब इतिहास के पन्नों, मतलब हमको इतिहास के पन्नों के रूप में देखा जा रहा है, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं, ये हम अपने शब्दों में लिखे हैं। अब जब इसको तुम पढ़ ही नहीं पाओगे तो लिखे ने न लिखा, तुम्हारे लिए क्या फायदा रह गया। लिखा कब जाता है, जब उसको तुम पढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जिस काल में मनुष्य को लिखित भी विवरण तो मिला, लिखा हुआ तो मिला, लेकिन वो लैंग्वेज समझ में नहीं आया, तो उस काल को क्या कहते हैं, तो याद रखना, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखो आगे, देखो यहाँ पे पूरा स्रोत मिल गया था। यहाँ पे जिस काल में, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है, जिस काल में मनुष्य को विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो, उस काल को क्या कहते हैं, उस काल को क्या कहते हैं बेटा, तो इसी काल को हम लोग हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतिहास के नाम से जानते हैं। एकदम मजेदार चैप्टर है बाबू, पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ने वालों के लिए कोई नहीं है, अब पढ़ने वालों के लिए सब चीज है। अच्छा, अब एक चीज तुम लोग यहाँ पे देखो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट करके बताना तुम लोग। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, होमोसेपियंस है। क्या है, होमोसेपियंस। छोटे छोटे एग्जामों में पूछ दिया जाता है, होमोसेपियंस। सभी का तुम लोग मैक्सिमम वैज्ञानिक नाम याद करके चलना। ठीक है, सभी का वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे आम का होता है, सबका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में जानेंगे, जो हम लोगों ने पीछे छोड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में जानेंगे, ध्यान से एकदम समझना, एकदम इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, अभिलेख। सबसे पहले क्या है, अभिलेख है, उसके बाद है शासक, मतलब किस शासक में उसको बनवाया गया था अभिलेख को। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कहाँ, किस शासक में है, तो कलिंगराज खारवेल। कहाँ पे है, कलिंगराज खारवेल में है। कहाँ पे है, कलिंगराज खारवेल। उसके बाद जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त। यहाँ पे है समुद्रगुप्त, मतलब किस राजा के शासक काल में ये बना था। उसके बाद क्या है, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन सेकेंड, मतलब पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, इसको टोटल याद कर लेना, महत्वपूर्ण अभिलेख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक दे सकता है। पूछ देगा ग्वालियर अभिलेख किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था, तो तुमको याद रहना चाहिए प्रतिहार नरेश भोज। इसमें हम चाहते तो ऑब्जेक्टिव भी तुम लोग को बना सकते थे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्या ही बनाए, क्योंकि यह टोटल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे डायरेक्ट इसको मतलब फोटो खींच के यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड ही कर देता हूँ वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में ही तक, ऐसा लगा, इसको टोटल याद कर लेना बाबू, हम पहले बता रहे हैं, टोटल याद कर लेना, टोटल इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है। ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, कहीं से पूछा जा सकता है इसमें से। सो बेटा आज की इस वीडियो में ही तक, आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर नंबर 6, आई होप तुम लोग को बहुत पसंद आया होगा, जो भी बच्चे नए होंगे उनको भी अच्छा लगा होगा। हम आपसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टोटल सीरीज को देखिए, ठीक है, एक भी लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा। सो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।